अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलीना शिगरी के साथ। और इस हफ्ते जिस किस्म के मामलात सरफेस किए, जो सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ अमल में जिस तरह से नज़र आई, इमरान रियाज साहब एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है पाकिस्तान की जर्नलिज़म के, और उनकी गिरफ्तारी और फिर जुरिस्डिक्शन का मामला जिस तरह से सरफेस किया कि जी उनको पहले जो उनको गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद टोल के टोल से पहुंचने से पहले, और बल्कि इस्लामाबाद टोल पे ही उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद कहा गया कि जी ये इनको रावलपिंडी कोर्ट में लेके जाया गया, फिर बोला गया कि नहीं अटक कोर्ट में मामला जाएगा, कार्रवाई चलती रही। उसके बाद चकवाल की अदालत में जो है उनको पेश करने का कहा गया, और उसके बाद मामला लाहौर की तरफ बढ़ा फिर आगे, और कार्रवाई अभी भी जारी और सारी है उनके ऊपर। तकरीबन 20 के करीब, ये तो मलिक अहमद खान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ रोज़ कबल, तो उन्होंने कहा कि जी पीपीसी की मुताबिक और उनके आर्टिकल का भी हवाला दिया 121 का, दफ़ा 121A के तहत वो कहते हैं कि जी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो अंडर द लॉ है, और कोई भी ऐसा मवाद जो कि इंडिसेंट होगा, या वो कहते हैं कि ऑब्सीन होगा, या फिर सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होगा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ होगा, या पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के ख़िलाफ़ होगा, तो उस पर जो है वो कानून हरकत में आएगा। और फिर कानून हरकत में जिस तरह से नज़र आया, उनके खिलाफ 20 के करीब मुख्तलिफ मुकदमात हैं इमरान रियाज साहब के खिलाफ। इमरान रियाज साहब के वकील ने खुद कहा कि ये 17 चार्जेस, वो भी गद्दारी के मुकदमात उन पे, जो वो FIRs का सामना पिछले कुछ वीक से करते हुए आ रहे थे, और वो बेल के लिए आ रहे थे, जो कि उनको ऑलरेडी ग्रांट हुई हुई थी। वो बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रुजू करने के लिए आए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। सो ये पाकिस्तान में ये जो सहाफ़ी हजरात और मीडिया वर्कर्स पर मुकदमात और ये गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है, इस हवाले से ज़रूर हम प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में बात करना चाहेंगे। और पंजाब का जो मार्का नज़र आ रहा है फिर हुकूमत और अपोजिशन के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। आया कि 17 जुलाई को ही अवाम फैसला करेगी कि किसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन एक तलवार जो कि वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज साहब पर लटक रही है, वो ये है कि 17 जुलाई के बाद ही वो फिर अब जब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, क्या वो दोबारा मुंतखब होंगे या फिर उनको घर भेजा जाएगा। और बयानी और ये जो कारकर्दगी का जो आपस में मुकाबला है, इस पर ज़रूर बात करेंगे कि दोनों जमातें, और क्योंकि उरूज पे नज़र आ रही है इस वक्त हमें इलेक्शन कैंपेन, सो इससे क्या अखज़ किया जा सकता है। जलसों में ऑलरेडी आवाम की एक बड़ी बड़ी तादाद दिखाई दे रही है, और तकरीबन हुकूमत के भी जलसे जो किए जा रहे हैं हुकूमती जमात की जानिब से, और साथ साथ अपोजिशन की तरफ से। एक ये, और तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर धांधली नहीं रोकी गई तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन इस हवाले से इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जो दो टोक अल्फाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात कही है, वो ये है कि जी इलेक्शन वो कहते हैं शफाफ होंगे, और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और रेंजर्स की वो कहते हैं कि मावनत हासिल है। बढ़ती हुई महंगाई, जो इन्फ्लेशन है, आज काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो गैस की कीमतों में 335% इजाफे की जो मंजूरी दी है, इससे क्या अब इम्पैक्ट नजर आएगा। आवाम की लिटरली कमर टूट चुकी है। हमें इस हवाले से ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में आज, आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें सलमान आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे कुछ देर में हमें रज़ा रूमी साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, और सियासी रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। आप इलेक्शन मुहिम में भी इस वक्त भरपूर पार्टिसिपेशन उनकी नज़र आ रही है। आलिया हमजा साहिबा वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ऑनर्ड आलिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जो सहाफ़ियों पर हमले किए जाते हैं, जो सहाफ़ियों को उठा लेने का जो एक ट्रेंड नज़र आता है, ये आप जानते हैं सर, गद्दारी के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मीडिया कैंपेन्स किरदार कशी के हवाले से उनकी की जाती है। ये सिलसिला कोई नया नहीं है सलमान साहब, हर दौर में तकरीबन देखा गया है। आवाज़ दबाने की कोशिशें जिस तरह से की गई, इस जो मौजूदा हफ्ते में हमने जो ये गिरफ्तारी अमल में आते हुए देखी इमरान रियाज साहब की, दुनिया भर को क्या पैगाम जाएगा पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में सहाफ़ी उठा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, या फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये ऐसी खबर जब सरफेस होती है, पाकिस्तान क्या सिग्नल या क्या मैसेज भेज रहा है बाहर? देखिए अलीना, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल जगह है जहाँ पे सहाफ़त करनी पड़ती है, और सहाफ़ियों को तरह तरह के मसाइल का सामना है, चाहे वो रियासती सतह पे हो, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, इदारा जाती सतह पर हो, या सियासी जमातों की सतह पर भी हो। बाज़ औक़ात आपने देखा सहाफ़ियों को सियासी जमातों की तरफ से भी वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो एक मुश्किल सूरत हाल है, और उनके ऊपर माशी जकड़बंदियाँ भी जो है वो हर तरह की लगाई जाती हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है
मैं इमरान रियाज खान का बहुत सी चीज़ों के ऊपर नाकिद हूँ। मैं बहुत सा उनका अंदाज़े सहाफ़त पसंद नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है इमरान रियाज के बारे में, मेरी समझ से बाहर है कि हम कब अपनी माजी की गलतियों से बाहर निकलेंगे। यानी हम सहाफ़ियों को दहशतगर्द कहना चाहते हैं, चाहे वो हामिद मीर की शक्ल में हो, तलत हुसैन की शक्ल में हो, इमरान रियाज की शक्ल में हो, अयाज मीर की शक्ल में हो। ये जो एक अजीब व गरीब मखमसा पाकिस्तान के अंदर आता है कि जिसका दिल करता है वो सियासतदानों को काफिर करार दे देता है, जिसका दिल करता है वो सियासतदानों को गद्दार करार दे देता है, जिसका दिल करता है वो सहाफ़ियों को गद्दार करार देना शुरू कर देता है। ये रिवायत पाकिस्तान में ख़त्म होनी चाहिए। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना और दहशतगर्दी के पर्चे काटना कम अज़ कम। देखिए ना, ये जितने भी जर्नलिस्टों के मैंने नाम लिए हैं, इनमें से कौन है जो दहशतगर्द है? मुझे बताइए, कौन है जिनके ऊपर आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं? अच्छा, फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि उनको फिराया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, रात गए अदालतें लग रही हैं, कभी कोई कहता है कि मेरी जुरिडिक्शन नहीं है। ये एक चीज लगती है कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो वॉइस आपको पसंद नहीं है उसको आप डराएं, उसको धमकाएं, उसको हिरासा करें और उसको उसके एजेंडे से बाहर निकालें। देखिए, मैं भी उन लोगों में से शामिल हूं अलीना, जो रिजीम चेंज के बारे में डाउट रखता है। ये इतना आसान काम नहीं हुआ पाकिस्तान में रिजीम चेंज का। मेरी भी सख्त रिजर्वेशन है जिस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, एक दूसरे की सहूलतकारी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मेरे साथ एक और तरह का सलूक किया जाए, और अगर किसी का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके साथ एक और सलूक किया जाए। देखिए ना, ये जो मरियम नवाज साहिबा ने इदारों के बारे में जो जबान इस्तेमाल की थी, नवाज शरीफ साहब ने जो जबान इस्तेमाल की थी, ख्वाजा साद रफीक ने जो इस्तेमाल की थी, परवेज रशीद ने इस्तेमाल की थी, जरदारी साहब ने इस्तेमाल की थी, वहां तो कानून हरकत में नहीं आया, वहां तो इदारों को कुछ नहीं लगा। लेकिन अगर कोई एक बंदा जो है वो इदारों से सवाल कर रहा है तो वहां आप एक और तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं, और ये देखिए एक और चीज भी है, हमारे जर्नलिस्टों को भी ये सीखना चाहिए कि सहाफत और सियासत के दरमियान एक लाइन है, उसको ड्रॉ करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ बहुत से सहाफी वो सियासतदान भी बन जाते हैं, और जब वो सियासतदान बनने की कोशिश करते हैं तो वो रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल, और ये चीज़ बिल्कुल हम भी इस बात से इनकारी नहीं है कि आपको भी एक दायरे कार में रह के जो है वो सहाफ़त करने की सहाफ़ियों को भी ज़रूरत है, इससे कोई इनकारी इस बात से नहीं है। लेकिन ये जो हर दौर में ऐसा होता रहा है, आलिया हमज़ा साहिबा, मैं आपसे ज़रूर इस पर कॉमेंट लेना चाहूँगी कि तकरीबन हर दौर हुकूमत में, गुज़िश्ता आपका भी जब एक हुकूमत का दौर चल रहा था उसमें भी सहाफ़ी उठाए गए, डराया धमकाया जाने का सिलसिला, या सहाफ़ियों पर हमला, या मीडिया कैंपेन्स के जरिए माजरत के साथ। मैं आसमा शिराजी साहब का इधर यहाँ पे नाम लेना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने भी बहुत ऑनलाइन वो एक कैंपेन का जो है वो सामना किया, और इस किस्म के जो है उनके हवाले से बड़े चैनल्स पे भी बड़ी चीज़ें कुछ नशर होती रहीं, जो कि गलत था। लेकिन आलिया हमज़ा साहिबा, क्या वही कुव्वतें इस बार भी नज़र आ रही हैं आपको जिन्होंने इस तरह से सहाफ़ियों पे हमला करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश की? थैंक यू अलीना, मैं तो सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगी कि सवाल उठाइए इस वक्त के 20 FIR के मुद्दई जो थे वो तो आम शहरी थे। फिर अदालतों में सरकारी वकील क्यों पेश हो रहे हैं? सरकारी वकील तो वहां पर पेश होते हैं जहाँ FIR सरकार की मदईयत में दर्ज होती है। मैं तो हैरान हूँ, क्या पाकिस्तान इतना तब्दील हो गया कि आम शहरी को सरकारी वकील की जो वो है की खिदमत हासिल होने लगी और सहूलतें मिलने लगी। दूसरी बात जो मुझे इस सारे केस के अंदर नजर आई है, हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए, हमें सवाल तो करना ही नहीं चाहिए। और इमरान रियाज को तो मैं कहती हूँ जो केसेस उन पर बने हैं उन्हें सवाल क्यों पूछना था? उन्हें तो सीधा जो है ना जलसों के अंदर जाकर नाम लेने चाहिए थे और नाम लेकर उन्हें गालियां देनी चाहिए थी, जिस तरह हामिद मीर साहब ने किया, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने किया, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने किया, जिस तरह परवेज रशीद साहब ने किया, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने किया, जिस तरह अयाज सादिक ने भरी असेंबली के अंदर किया। क्योंकि जहां सवाल करेंगे वहां अगर बड़े साहब को पसंद नहीं है तो आपके साथ यही होगा, आपके ऊपर ये भी फतवा लगेगा। यानी एक बंदा वो
एक अदालत से निकलता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दूसरी अदालत से निकलता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये तो आज तक जिनके ऊपर अरबों के केसेस थे, जो पूरा मुल्क लूट के बाहर भाग गए, जो पूरा मुल्क लूटा हुआ, जिनको आज तक ये नहीं पता चला कि 25 अरब किसने डाले, 16 अरब किसने डाले। सवाल आलिया मुकद्दर कलामी की माफी, लेकिन ओपिनियन देना या सवाल उठाना तो उससे तो कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जिस तरह मलिक अहमद खान साहब भी कहते हैं कि भाई आपका आइन भी गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका आर्टिकल 19 है, लेकिन साथ साथ उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस की जहां पर मामले आ जाते हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की जहां पर मामलात आ जाते हैं, इदारों को हदफ तनकीद बनाना, आपकी बात दुरुस्त है, आप पॉलिटिशियंस के हवाले से, सियासी जमातों के लीडरान के हवाले से आप बोल रही हैं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि इस तरह तो नाम जो है वो तो आपकी जमात भी नहीं लेती है इतने ओपनली नाम। कि मैं जो बात करना चाहती थी अलीना, मैं जरा कंप्लीट कर दूं, और मैं इसी पर आना चाहती हूँ। क्यों, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी का बुनियादी हक है? यानी जब उनके सपोर्टर्स चाहें वो बूथ पॉलिश करना शुरू कर दें, जब वो चाहें वो फौज को गालियां देना शुरू कर दें, जब वो चाहें तो वो आकर ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दें, और जब वो चाहें वो अवाम के बेहद असरार पर और कंपनी की मशहूरी के लिए उसके हामी बन जाए। ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। आप जो बात कर रही थी, देखिए मेरी बात सुने, आपने कैटेगोरिकली एक बंदे का नाम लिया, मैं सिर्फ उस पर क्लैरिटी कर दूं। मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आसमा शिराजी साहिबा को उन्हीं के अपने चैनल के ऊपर बैठकर रिबट किया था और उन्हें ये बताया था कि सहाफी किसी का माउथ पीस नहीं हो सकता, और आप ऐसे खातून किसी दूसरी औरत के ऊपर बैठकर एलिगेशन नहीं लगा सकती। वही एलिगेशन जो 2-3 दिन पहले एक पॉलिटिकल लीडर की जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर उठा रही हूँ। तो उस केस में थोड़ा सा इनको जो है ना, मतलब हम ये नहीं कहना चाहते, बट माजरत के साथ आलिया, दैट आल्सो डज नॉट मीन कि एक पूरी सोशल मीडिया और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कैंपेन्स रन की जाए जिस बिकॉज यूर इन द गवर्नमेंट, तो किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन या उनके खिलाफ बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो चलाई जाए, ये भी तो फिर दुरुस्त अमल नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन तो वो होती है कि आप वजीर आजम साहिबा की फैमिली, उनकी जो वाइफ है, उनके बारे में इस तरह के आर्टिकल्स लिखें और फिर आप आकर कहें मैंने तो सारे इस्तेमाल किए थे। मैं तो ये मेरा तो ये मकसद ही नहीं था। या तो आप ओपनली ऑन करें ना चीजों को। अगर आप इतना एक चीज के ऊपर आपके इतने आप आकर किसी की फैमिली के ऊपर, किसी की जाती जिंदगी के ऊपर आकर अटैक करते हैं, तो फिर जब आप पर अटैक होता है तो इतना बर्दाश्त होना चाहिए। बट आपकी वो वाली बात कि जी सहाफियों को भी सियासी जमातों का माउथपीस नहीं बनना चाहिए। रज़ा रूमी साहब, वेरी ऑनर्ड आपने हमें ज्वाइन करा, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। रज़ा रूमी साहब, ये सहाफियों की गिरफ्तारी के हवाले से हम बात कर रहे थे। इमरान रियाज का आपको पता है कि इस हफ्ते ही उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और पंजाब हुकूमत ने भी आके इस चीज़ को ऑन किया है। मलिक अहमद खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बट सर, सहाफ़ियों पर इस किस्म के हमले, और हम बात करते थे कि ऑल्दो कि नए नहीं है, लेकिन इस किस्म के जो हमले किए जाते हैं इससे क्या मुल्क की साख या फिर मुल्क का जो तशख़्ख़ुस है वो क्या असरअंदाज नहीं होता? जी बिल्कुल असरअंदाज होता है। आज देखिए कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो है आलमी वॉच डॉग, उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट निकाली है इमरान रियाज खान के लिए। उन्होंने कहा कि फिल फॉर रिहा किया जाए। बिल्कुल, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ऑलरेडी कह चुका है। बिल्कुल, एमनेस्टी भी कह चुका है और भी लोग कहेंगे। फिर हम इस चीज का गिला करते हैं कि जी आलमी हमारी जो पहचान है खराब होती है। देखिए अभी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट की बातचीत हो रही थी और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आपका ओपिनियन जो भी हो, आपका जो भी ओपिनियन हो, आप सहाफ़ी हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, आपको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। एक असूल तय कर लें, आप अगर आपने कुछ गलत लिखा है, रिपोर्ट किया है, उसका काउंटर होता है। अगर कोई डेफेमेशन निकलती है तो डेफेमेशन के कवानीन मौजूद हैं, आप वहां जाएं। ये जेलों में 19-20 पर्चे करके, देखिए इमरान रियाज खान मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं अगर उनके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करता, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी दिन ये नहीं चाहूंगा कि इमरान रियाज खान के खिलाफ 20 FIR दर्ज हों, उसको एक जेल से दूसरी जेल, एक पुलिस से दूसरी पुलिस। ये खिलवाड़ है कानून के साथ भी, आज़ादी इजहार के साथ भी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि भाई सहाफ़ी जो होते हैं उनको सियासी एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए। मैं इसकी भी तायद करता हूँ। ये भी एक मसला बन जाता है। बहुत सारे हमारी जो पोलराइजेशन हुई है पिछले
5-7 साल में हमने देखा है कि टीवी चैनल्स, हमारे चंद साथी, वो पार्टी लाइंस के ऊपर बात करते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो कोई तर्जुमान है एक पार्टी के। इमरान भी यही कर रहे थे, जितना वो अपने यूट्यूब के ऊपर जो है जो वो बात करते हैं, वो सारी की सारी पीटीआई की तर्जुमानी करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि वो उन्होंने साजिशी खत का जिक्र किया, रजीम चेंज, कंस्पिरेसी, इधर वो जनरलों पे इल्जाम, ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसका सोर्स क्या है? सोर्स तो उनको इन्फॉर्मेशन तो इमरान खान साहब से मिल रही है ना। तो मेरा सवाल उन शहरियों से, हुकूमत पंजाब और इवन इस्टेब्लिशमेंट से ये होगा कि भाई जो सोर्स उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ये बयानिया जो वो आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे इमरान हो या और लातादाद यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो सोर्स तो इमरान खान साहब खुद हैं या उनकी जो क्लोज टीम है जो उस पूरी चीज को घड़ रही है। तो फिर बात तो वहां होनी चाहिए ना। अगर कोई मसला इस बयानिए से अमरीकी मदाखलत या कंस्पिरेसी से, तो फिर खान साहब से पूछा जाए ना, सवाल उनसे करना चाहिए। जी राइट, बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, अब मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, और ऑब्वियसली कि इस किस्म के अटेम्प्ट्स भी अगर किए जा रहे हैं तो दैट ऑल्सो शोज़ कि भाई बड़ी इनटॉलरेंट हमारी इस वक्त एक सोसाइटी नज़र आ रही है, बड़ी अदम बर्दाश्त की ही अक्कासी ये चीज़ भी कर रहा है कि भाई तनकीद बिल्कुल की जा सकती है, ओपिनियन ज़रूर रखा जा सकता है, लेकिन लाइक रज़ा साहब ऑल्सो सेड कि आप बिल्कुल उनकी, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोन है, आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी वहीं से है। अब आगे बढ़ते हैं पंजाब के इस मार्के के हवाले से। सलमान आबिद साहब, जो जलसों में इस वक्त हाल नज़र आ रहा है और जो इंतखाबी मुहिम नज़र आ रही है, चाहे नून लीग इंतखाबी मुहिम लीड कर रही हो, जलसे कर रही हो, मरियम नवाज साहिबा रश खचाखच नजर आ रहा है, तहरीक इंसाफ करती है, लोगों की तादाद है, अगरचे आप उसको नहीं कह सकते कि ये वोट्स के भी फॉर्म में ट्रांसलेट होगी, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये क्या जाहिर करता है? लीडर से मोहब्बत जाहिर करता है या लोगों का एक वो शदीद रद्दअमल जाहिर करता है कि जी पिछली हुकूमत को घर भेज दिया गया तो लोग बड़े गम और गुस्से के साथ वो बाहर आते हैं और तहरीक इंसाफ के जलसों में पार्टिसिपेट करते हैं? या फिर जिस तरह नून लीग कहती है कि जी वो लोग चाहते हैं, हमारे जलसों में जो लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि नून लीग की हुकूमत वापस आ जाए और उनकी क़यादत की कारकर्दगी पर बड़ा भरोसा करते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हालत तो ये है कि जो पिछले चंद बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें टर्न आउट जो है कराची का 8% रहा है और बाकी जगहों पे कोई 15-20% रहा है। यानी 80% आवाम जो है वो इस तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद, चाहे वो मरियम नवाज की है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की है, चाहे इमरान खान की है, चाहे पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की है, बिलावल की है, लोग वोट डालने नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, लोग तो वोट के साथ डिस्कनेक्ट हुए हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। ये एक बड़ा सीरियस सवाल है पॉलिटिक्स के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी और हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। एक बात। दूसरी बात है, देखिए इस वक्त इतनी ज्यादा पोलराइजेशन आ चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर कि हर एक चीज को हमने तकसीम करके रख दिया है और हमने इसको आग और खून का खेल बना दिया है और एक पानीपत की जंग बन गई है। मतलब कोई, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 17 तारीख को जब इलेक्शन के नताइज आएंगे तो क्या इन नताइज को तस्लीम किया जाएगा? जो हारेगा, जो ऑलरेडी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी पूरी पुलिस फोर्स जो है वो इनके ताबे हुई हुई है, हमजा शहबाज साहब के, यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि नताइज आएंगे तो इसके नताइज के बाद एक नई सियासी महाजराई, दोनों बड़ी सियासी जमातें जिनकी बेस लाइन पंजाब है, पीटीआई और पीएमएलएन, और मुस्तकबिल के जो 2023 के इलेक्शन होने हैं उसमें भी बुनियादी तौर पर यह डिटरमिन होना है कि पंजाब किसके पास जाना है। तो इसलिए मैं तो इस इंतखाबी नताइज के बावजूद एक महाजराई का खेल देख रहा हूँ, डेफिसिट का खेल देख रहा हूँ। इससे तलखियां बढ़ेंगी और सबसे ज्यादा इल्जामात जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो जितने मर्जी दावे कर ले शफाफियत के इलेक्शन के, उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने इलेक्शन करवाए वो सारे के सारे मुतनाज़ा। सर आप नहीं समझते कि अभी इदारे, अगर इदारे का भी कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि भाई इदारे जो हैं वो साथ होंगे, उनकी मावनत हासिल होगी, तब भी धांधली का एलिमेंट जो है वो बड़ा वो अनासर रहेगा। अभी आपने NA 240 का इलेक्शन देखा है ना, और NA 240 के अंदर सिंध के बल्दियाती इंतखाबात, बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात, इस इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी जो है वो हमने अपनी आंखों से देखी है ना अमला है, ना कुछ है, ना लेना है, ना देना है, और ये एक हल्के का ये हाल है। तो जब मुल्क के बड़े हिस्से पे इलेक्शन करवाएंगे, मैं तो बड़ा बुनियादी सा सवाल उठा रहा हूँ मौजूदा इलेक्शन कमीशन से। अगर कोई ये तवक्को करता है, मतलब इलेक्शन कमीशन में अफराद का मसला नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसके अंदर लकूनाज है, इसके अंदर गैप्स हैं, इसके अंदर मसाइल हैं, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के सवालात हैं। राइट, वैसे आपने वो वाला नुक्ता सही कहा। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जो है डिस्कशन आते हैं हमारे साथ।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आलिया साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इलेक्शन कैंपेन इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर में जारी है। इस हवाले से आप चूँकि इसका बड़ा हिस्सा हैं, क्या पब्लिक पल्स देख कैसा मोमेंटम देख रही हैं लोगों का, और तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी इस बार बड़ी चेंज नज़र आ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस बार वफादार जो साथी हैं उनको टिकट तकसीम करने का सोचा है, तो यानी कि जो इलेक्टेबल्स पे फोकस था, जो हैवी वेट्स पे फोकस था, तो अब वो स्ट्रैटेजी चेंज होगी और इलेक्टेबल्स की सियासत के बजाय तहरीक इंसाफ नजरियाती सोच पर वापस आ गई है, उसी पे चलेगी। अलीना, मैं सिर्फ एक चीज पर कमेंट कर दूं विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली रजा साहब के लिए। तहरीक इंसाफ के सेमिनार से खिताब करने वाला सहाफी नहीं सियासी कारकुन होता है, जबकि फजलुर रहमान के धरने में जो उनकी ज़ेब्रा फोर्स की वर्दी पहनकर खिताब करे ना, उसे असल सहाफी जरूर कहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह दूं, इमरान रियाज खान पता है किस चीज की कीमत अदा करें? वो इस चीज की कीमत अदा करें कि उन्होंने कहा देखना कोई रह तो नहीं गया मेरे साथ, और उसके बाद वजीर आजम हाउस से चेयरमैन साहब अपनी डायरी लेकर निकले, और फिर शहर शहर आपने ये देखा है कि किस तरह से पीटीआई के हक में और चेयरमैन साहब के हक में नारे भी लगे और खुद से लोग निकले, और हम अकेले नहीं रह गए। अब आपने बात की है, मुझे तो छोड़ दें, मैं तो जाहिर है पीटीआई की वर्कर हूँ, पीटीआई की एक्टिविस्ट हूँ। आप ये देखें, शदीद बारिश, कीचड़, खराब मौसम के बावजूद आपने चीचावतनी का जलसा देखा, आपने शेखुपुरा का जलसा देखा। आप मुझे बताएं, क्या ये जज्बा, जुनून, यहाँ पर तो सरकारी मशीनरी 14 पार्टियां मिलकर भी लाहौर की एक तंग सी गली में इतने लोग नहीं ला सकती। जो लोगों का जज्बा है वो आपने खुद देखा है। जो सारे टीवी चैनल्स के इस वक्त सर्वे हैं वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि पब्लिक पल्स पीटीआई के और हमारी फेवर के अंदर है। अब देखिए, आपने जो बात की है, मेरा ये ख्याल है पीटीआई हमेशा नजरियाती थी, नजरियाती ही रहेगी। ये एक चीज थी कि जो इलेक्टेबल्स आए थे, ऑफ कोर्स आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा, एक पावर कॉरिडोर का हिस्सा बनना था, जो हमने अपनी 3.5 साल हुकूमत के अंदर सीखा है, और जब उसके रिजल्ट सारे इकोनॉमिक सर्वे की फॉर्म में या इनके बाकी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में अवाम को नजर आने, हम कभी भी इस चीज का एक्सपीरियंस ना कर सकते। अब हमें भी पता है जो हमारा लॉयलिस्ट था वो हमारे साथ खड़ा हुआ, और जो इलेक्टेबल्स थे वो एज यूजुअल टर्न कोट्स के तौर पर आपके सामने नजर आ रहे। सो द स्ट्रैटेजी इज वेरी क्लियर। पीटीआई के अंदर एक छानना लग गया था, छन चुका है, जो नजरियाती था वो भी सामने आ चुका है। वो खान साहब हमेशा यही कहते थे ना, गुड थिंग इज कि अपने पुराने लॉयलिस्ट और अपने पुराने साथियों को जो है वो अब तरजीह दी जा रही है। रजा रूमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर एक पीटीआई की स्ट्रैटेजी में चेंज नजर आ रहे हैं, और आपको लगता है कि ये जमातें वोट्स के नताइज भी, मतलब इलेक्शन के नताइज कबूल करेंगी, मतलब जितने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, बात यह है कि वोट के नताइज तो बिल्कुल नहीं कबूल होंगे, कहाँ होते हैं पाकिस्तान में, और उसके लिए भी माशाल्लाह पीटीआई ने खूब एक रवायत कायम कर दी हुई है। 2013 के इलेक्शन के बाद जो हुआ, पहले कहा गया जी 35 पंक्चर लगाए, फिर वो उसके ऊपर हर खास और आम को लोगों की ज़हन साजी कर दी गई कि नजम सेठी ने 35 सीटें चुरा ली हैं। बाद में कहा गया जी वो तो सियासी बयान है। फिर कहा गया जी शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की रिश्वत पेशकश की है, उसका मुकदमा हुआ, वो कहीं नहीं हुआ। इसी तरह जो नून लीग, ये पीडीएम की शामिल जमातें हैं, इन्होंने भी पीपीपी ने 2013 के इलेक्शन में कहा जी आरओज ने धांधली करवा दी। अच्छा, 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी सवालात उठे कि जी वो आरटीएस बंद हो गया, सिलेक्शन हो गई। तो ये तो एक बड़ी एक मजमूम रवायत है अनफॉर्चुनेटली, और सारी पार्टियां इसमें शरीक होती हैं हर सूरत में। लेकिन बट कथा कलामी की माफी, लेकिन रजा साहब इंटरेस्टिंगली ये भी कहा जा रहा है खान साहब की जानिब से कि खुफिया हाथों का जो मदाखलत है उसके भी इशारे बार बार दिए जा रहे हैं, बट येट पार्टिसिपेशन जो है वो पूरी नजर आ रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस इंतखाबी मुहिम में। एक बात कहूंगा, फिर जो हमारी साथी हैं आलिया, हमारी रहनुमा हैं आलिया हमजा, नाराज हो जाएंगी मुझसे। जब 2018 में खुफिया हाथों ने इलेक्टेबल्स दिलवाए तो वो ठीक था। खुफिया हाथ ने आरटीएस का बटन बंद कर दिया 18 जुलाई की शब, वो जायज था। खुफिया हाथ ने 32 के 28 जो जनूबी पंजाब के एमएनएस थे वो झोली में गिरा दिए, एटीएम्स एक एक करके पेश कर दी थाली में, वो ठीक था। आज खुफिया हाथ जो है वो बहुत बुरा हो गया। अब ये एक असूल तय कर लें कि खुफिया हाथ की मदाखलत कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना आपके हक में ना आपके खिलाफ। बिल्कुल, और इसके लिए सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो जाए ना, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, आपके फाइनल कमेंट सर, आपको दूसरी अपने प्रोग्राम में भी शिरकत करनी है तो आपके मेरा ख्याल है कि रजा रूमी ने एक बड़ी बुनियादी बात उठा दी है बिल्कुल कि कोई भी सियासी जमात इस नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हो जाए कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर आगे चलना है, अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे लेके चलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के काम करना है और हुकूमत बनाने के लिए और हुकूमत गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने की बजाय अपनी सियासी ताकत पर इन्हिसार करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हमारी तो सियासी जमातें माजी के तजर्बों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। अभी नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दे रहे थे और रजा रूमी साहब समेत बहुत से दोस्त उस वक्त जमहूरियत की जंग उसको करार दे रहे थे, और फिर हमने देखा कि वो जमहूरियत की जंग जो है इस्टेब्लिशमेंट के सामने जाके ढेर हो गई और उन्होंने वहां पे सौदा कर लिया और वो सौदे के तहत शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। तो ये सियासी जमातें, और इसी तरह से इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए। तो सियासी जमातें जब तक अपने दाखिली निज़ाम को मजबूत नहीं बनाएंगी उस वक्त तक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकना मुमकिन नजर नहीं आता मुझे, कम अज कम। राइट, थैंक यू सो मच। जी रजा साहब, एक क्विक कमेंट सलमान भाई को मैंने कहना है। मैं आलिया, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपका भी क्विक कमेंट लेती हूँ। मैं रजा साहब की एक बात सुन के आपकी तरफ। मैं सलमान भाई को यही कहना चाहता हूँ कि वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं था, वो हर सियासी पार्टी का होना चाहिए। और आज इमरान खान साहब भी न्यूट्रल्स के को कह रहे हैं कि पीछे हट जाए, मुदाखलत ना करें मेरे खिलाफ। हम उस इमरान खान साहब की भी तायद करते हैं। ये तो वक्त की सितम ज़रीफी और सितम है कि आज खान साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो उनके मुखालिफिन पहले किया करते थे। और खान साहब कहते थे कि जी मैं तो एक पेज पर हूँ और जनरल बाजवा से ज्यादा जमहूरी कोई आर्मी चीफ नहीं हो सकता। ये उनकी सारी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं खुद से नहीं बना रहा। हाँ जी, राइट। आलिया हमजा साहिबा, आप कहना चाह रही थी, और रजा साहब की आपने बात भी सुनी। खुफिया हाथों की मदाखलत को कम्प्लीटली आउटराइटली रोकने के लिए क्या कभी ये सियासी जमातें कोई रोल प्ले करेंगी अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखे बगैर? एलिना, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि खुफिया हाथों ने हमें नुकसान ही पहुंचाया है, फायदा तो हमें कभी भी उन्होंने नहीं पहुंचाया। चाहे आप 2018 में आरटीएस बैठना देख लें कि जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कॉल करते हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब को सीट जिता दी जाती है, या राना सनाउल्लाह को हारी हुई एक फैसलाबाद की बाकी सारी हमें मिल जाती हैं और उनको जिता दी जाती हैं। और मैं कितने हल्के जानती हूँ जिन हल्कों में रात तक हम जीत रहे थे और सुबह तक हमें 2/3 मेजॉरिटी लेने से सिर्फ इसीलिए रोका गया था। और अब भी मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर बात हो रही थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो पीटीआई वाहिद जमात थी जिसने ईवीएम की बात की, ईवीएम पे बिल लेकर आए। आज भी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में पाकिस्तान में धांधली के 163 तरीकों में से 130 तरीकों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्यों आते ही सबसे पहले ईवीएम को हटाया गया, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग का बिल? क्योंकि ना खुफिया हाथ से निकलना चाहते हैं, ना जमातें जिन्होंने इसमें पीएचडी की हुई है वो इसमें से बाहर निकलकर उन लोगों को मुसल्लत करना चाहती हैं, उन लोगों को लाना चाहती हैं जो पाकिस्तान के या अवाम के सही नुमाइंदे हैं या उनके वोट को सही तरह से इज्जत देना चाहते हैं। अब भी ये जो सारी जंग है, हम क्यों चाहते थे कि ईवीएम आ जाए? हम क्यों चाहते थे अगर हम किसी चीज के बेनिफिशियरी ना होना चाहते? और बाकी ये जो सारी चीजें, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हम जो न्यूट्रलिटी ये कहते हैं, हम सिर्फ न्यूट्रलिटी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स हमें ओपनली लड़ने दें, उसके अंदर आप किसी का एक का हाथ नहीं पकड़ सकते। और जहां न्यूट्रल नहीं होना वो ये है कि आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, जहां दुश्मन लेकिन कथा कलामी की माफी आलिया, लेकिन जब खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है तो क्या वो इस बात के लिए नहीं वो प्रोवोक कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं एक रिएक्शन कि भाई आप न्यूट्रल ना रहें और मुदाखलत करें? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, अगर हमें इतनी ही मुदाखलत करवानी होती तो हम कभी भी अवाम के अंदर ना जाते। अब भी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारी जो रिलायबिलिटी है, हम पूरे सिस्टम के अगेंस्ट एक अकेला इमरान खान लड़ रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो। और सिर्फ किस पे कि एक तरफ हम खड़े हैं और अवाम खड़ी है और दूसरी तरफ पूरा ये सिस्टम खड़ा है और उसी सिस्टम को हम इस वक्त एक्सपोज करें। और यही वो जंग है। लेट्स सी 17 जुलाई का जो हम उम्मीद रख रहे हैं आलिया साहिबा के 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात हो आपके, उसका नतीजा भी सबको काबिल कबूल हो। सियासी जमातों को क्या ही बात होगी कि अगर सियासी जमातें भी ग्रेस का मुजाहरा करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें इस वक्त ज्वाइन करें अता तारर साहब। आप सूबाई वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के और सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। सर अस्सलाम वालेकुम अता साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अता साहब, दो चीज़ें आपसे बड़ी ज़रूरी पूछनी थी। एक तो ये कि जो सहाफ़ी इमरान रियाज साहब की अरेस्ट का मामला इस हफ्ते जो सामने आया है, अभी भी वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जुरिसडिक्शन का पहले तयन नहीं हो पा रहा था कि किस जुरिसडिक्शन के अंदर वो अंडर फॉल करते हैं। वो बेल के लिए बहरहाल आ रहे थे इस्लामाबाद। इस हवाले से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने PPC के आर्टिकल 121A का हवाला दिया और उन्होंने कहा इनके खिलाफ 20 के करीब तकरीबन मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है, और अभी हमसे तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा बात भी करी थी, उन्होंने कहा कि जी आम शहरियों ने अगर मुकदमा किया है इमरान रियाज पे तो सरकारी वकील क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लस हुकूमत आके इस चीज़ को ऑन कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने गिरफ्तार किया। देखिए बात ये है कि हम बिल्कुल बिलीव करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और आज़ादी इज़हार राय जो है वो बुनियादी हकूक़ में से एक हक है। मगर जिस तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ललकारा गया है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का एक मजाक बनाने की कोशिश की गई है, तो वो चाहे शहरी की तरफ से दरखास्त हो, ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी मुकदमा आप दायर करेंगे, हमेशा जो प्रोसिक्यूशन है वो आप देखेंगे कि वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बाकायदा उसको प्रोसिक्यूट करता है जिस भी महकमे के तहत वो दर्ज हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये देयर आर सम रेड लाइंस जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब आपके इदारे हैं जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ पे मामूर हैं, जो आपकी सिक्योरिटी, आपके एटॉमिक एसेट्स को, आपके एटमी असासों की हिफाजत कर रहे हैं, और आप इदारों के सरबराहों का इस तरह मजाक उड़ाएंगे और उन पे बोतान तराशी करेंगे, तो देयर इज अ लिमिट। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वो लिमिट बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो मलिक अहमद खान साहब ने इस पर बड़ी वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और देखिए हम सियासी तौर पे तनकीद बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। हमने जिला वतनियाँ, हमने बड़ी मुसीबतें काटी हैं, मगर आप देखें कि जो पिछले दौर में जो प्रेस फ्रीडम की एसोसिएशंस हैं, प्रेस फ्रीडम की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप देखें तो वो पिछले दौर में पाकिस्तान की रैंकिंग खासी गिरी, एंकर्स के शोज बंद कर दिए गए और बाकायदा इंतकामी कार्रवाइयां की गई। बिल्कुल ऐसा होता रहा अता तारर साहब। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ इस ज़मरे में, आपका भी क्योंकि वकालत का तजुर्बा है माशाल्लाह से, आइन में क्योंकि इमरान रियाज के ऊपर गद्दारी के चार्जेस लगाए गए हैं, दिस इज़ वेरी सीरियस नाउ। जी अता साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी मैंने कहा कि गद्दारी के क्योंकि मुकदमात इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उनके वकील कहते हैं कि 17 के करीब जो है वो केसेस मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आइन गद्दारी की क्या डेफिनेशन है सर, और मतलब गद्दारी के ज़मरे में क्या चीज़ आती है? मतलब इदारों पे अगर ओपिनियन रखना या तनकीद करना, दैट इज़ गद्दारी? नहीं, देखिए तनकीद की बात नहीं है। जब आप रेड लाइन्स क्रॉस करके और इदारों के सरबराहों का मजाक उड़ाएंगे, उन पे बोतान तराशी करेंगे और बिला जवाज, देखिए आपकी कोई जायज तनकीद हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, किसी कदम को आप कहें कि ये कदम ठीक नहीं उठाया, वो अपनी जगह पर, मगर टू ब्रिंग द स्टेट इंस्टीट्यूशन टू रिडिक्यूल, उनका तमस्खुर उड़ाना और उसके बाद फिर बरमला उसका इजहार करना बार बार, मैं समझता हूँ ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। ये तो मुल्क दुश्मनों का काम है। ये तो बाकी जो हमारे एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता खुशहाल नहीं देखना चाहते, वो ये काम करें तो चले, समझ भी आती है, बट विद इन द कंट्री बट अता साहब इनको रिलीज, क्योंकि अब आलमी इदारे भी, और चूंकि एक बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं इस चीज पे कि इनको फौरन रिलीज किया जाए, इनकी रिहाई कब अमल में आएगी, और क्या इस पूरे प्रोसेस को एक फॉलो करने के बाद ही देखा जाएगा कि जी इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? ये जो रिहाई का प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं होगा कि कुछ आलमी जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं छोड़ दे तो हम छोड़ दें। इसका बकायदा कोर्ट का एक ड्यू प्रोसेस है, और ड्यू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अदालत में इस बात का फैसला करना है कि वो जिस्मानी रिमांड देते हैं, वो जुडिशियल रिमांड पर भेजते हैं, वो केस को डिस्चार्ज करते हैं और इनको रिहा करते हैं। राइट। तो ये जब एक दफा FIR रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन का और कोर्ट का एक मामला एक अमल है, वो पूरा प्रोसेस चलेगा। राइट। मुझे लास्ट में ब्रीफली बता दीजिएगा अता साहब कि जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से तहरीक इंसाफ की एलिगेशंस हैं कि जी रिगिंग अगर नहीं रुकी तो मामलात बड़े मुश्किल हो जाएंगे, और साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कहती हैं कि इस वक्त पंजाब पुलिस जो है वो हमजा शहबाज साहब की बिल्कुल गुलामों की तरह बर्ताव कर रही है। देखिए, हमने कभी पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और मैं बतौर वजीर दाखिला आपको बड़े वसूख से ये बात करता हूँ कि हमारी पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है।
हमने बिल्कुल 6 आईजी तब्दील नहीं किए जिस तरह इन्होंने किए थे। इन्होंने तो आईजी सियासी मकासद के लिए 6 आईजी गजब खुदा का 3.5 साल में चेंज किए। हमने तो इनका आईजी भी चेंज नहीं किया। जो प्रेजेंट आईजी हैं वो हमने तो नहीं अपॉइंट किए, अब वो तो पीटीआई के अपॉइंटेड आईजी हैं। हमने उनको कंटिन्यू करवाया क्योंकि एक प्रोफेशनल अफसर है और हमने ये बेहतर समझा कि नया आईजी आते साथ ना अपॉइंट किया जाए। एक प्रोफेशनल ईमानदार अफसर अगर लग गया है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए रिगिंग की जो प्री पोल रिगिंग के इल्जामात लगा रहे हैं, आप समझते हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं? मुझे कोई बात बताई जाए ना। देखिए, मैं जब इल्जामात लगाता था तो मैंने वजीराबाद में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पकड़ा, वो थैला लेके भाग रहा था। मैंने अगर डस्के में इल्जाम लगाया तो डस्के में मेरा इल्जाम इलेक्शन कमीशन की सतह तक साबित हुआ। ये कह देना कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, मुझे अफसर का नाम बताएं, मुझे कोई वकुआ बताएं कि फलां जगह पे फलां अफसर इसमें मुलविस है, फलां एक्ट किया गया है या फलां बंदे को अंडर प्रेशर किया गया है, ये बताया जाए। ब्रॉड एलिगेशन टीवी पे आके लगा देना बगैर किसी सबूत के, बगैर सबूत के इंसिडेंट को बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। राइट, थैंक यू सो मच अता साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर। साहब, आप फाइनल कमेंट्स दे दीजिए सर। आप पूरे मामलात आप देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? लगता है ईद के बाद जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर मजीद हाई होने जा रहा है? जी, बहुत ज्यादा हाई होगा अलीना। एक तो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो आपको पता है उनका दंगल सच गया है, कांटेदार मुकाबला कुछ हलकों में, और ये मेक और ब्रेक वाकया है। अगर तो पीएमएलएन मेजॉरिटी नहीं लेगी इन 20 सीटों में तो पंजाब हुकूमत खतरे में है। पंजाब हुकूमत खतरे में है तो अब्बा जान की हुकूमत इस्लामाबाद में खतरे में है, और इसका मतलब है कि फिर से अफरा तफरी और इलेक्शन। और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर आपने जो धांधली का एक और नया कट्टा खुलेगा। वो तो आपको पता है कि यहाँ पर एक पेरिनियल अदम इस्तेकाम जो है ना, वो एक इंस्टेबिलिटी का साइकिल चलता रहता है पाकिस्तान में, वो कहीं रुकता नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक ये बड़ी पार्टियां मिल बैठकर कोई इसकी इत्तफाक राय नहीं करेंगे 3-4 मोटे मोटे नुकात के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजहर उम्मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और 2018 के जो इंतखाबी नताइज के मुताबिक इन नशस्तों पे जो 20 नशस्तें हैं, इनका हाल कुछ इस तरह का था कि इन 20 में से 10 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए थे, जिन्होंने कामयाब होने के बाद तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद जब डिफेक्ट किए तो नून लीग अब उनको इस ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दे चुकी है। इनको उन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों को जो पीटीआई में आए थे और डिफेक्ट किए, और उनके रिश्तेदारों को भी जो है वो टिकट्स जारी किए गए हैं। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चूंकि नज़रियाती सोच लेकर आगे बढ़ी, उन्होंने अपने लॉयलिस्ट को तरजीह दी है। लेट्स सी किस तरह का आवाम फैसला करते। 17 जुलाई को ईद के बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर लाइक रज़ा रूमी साहब सेड हाई होने जा रहा है। आज एक ज़रूरी बात पे मैं मज़ीद प्रोग्राम को कंक्लूड करती चलूँ और रैप अप करती चलूँ कि आज मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी में जिन्होंने रूह फूंकी, वो नौजवान बुरहान वानी के आज छठा योम शहादत है। और ये कश्मीर में आज एक योम मज़ाहमत के तौर पे पूरे कश्मीर में मनाया जा रहा है। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।